ये वो पॉइंट है दोस्तों जिसने ब्लॉकेज कर दी थी 4 से 5 दिन इस पूरे हाईवे की। तो ये देखिए इस टनल का मुंह देखिए आप, पूरा मुंह उसका टूटा हुआ है और ये ऊपर से बलुआ आया था पूरा। पॉइंट नंबर 5 भैया आसान नहीं है इस बार बद्रीनाथ जी आना। तो दोस्तों देखो ये रहा वो पॉइंट जो पिछले साल जोशीमठ जिसकी वजह से 4 दिन तक लोग ब्लॉक रहे थे, और ये वो पत्थर है। तो मैं आप लोगों से कह रहा था ना कि जोशीमठ का बाईपास बनने वाला है, तो उसका काम चल रहा है, देखो सामने। तो एक बार फिर से दोस्तों हम पहुंच गए हैं हनुमान चट्टी, और रास्ते की अगर बात करूं ना जोशीमठ से भैया गजब का रास्ता बन गया है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यात्रा 2025 में, चार धाम यात्रा 2025 में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। फिलहाल है हम लक्ष्मण झूला पे और बढ़ रहे हैं श्री बद्रीनाथ जी के लिए आगे। तो 2025 की चार धाम यात्रा का पहले एपिसोड हम आप लोगों को आज दिखाएंगे, ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ जी तक का। और फिलहाल हम क्रॉस कर रहे हैं आपका लक्ष्मण झूला। केदारनाथ जी 223 किलोमीटर और बद्रीनाथ जी 291 किलोमीटर। हम जाएंगे आपका आज हनुमान चट्टी तक, तो 10 किलोमीटर वहाँ से दूरी रह जाती है आपकी बद्रीनाथ जी तक की। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा 2025 में यात्रा जो इस बार होगी उसमें रूटों की कैसी जानकारी रहेगी वो आज हम आपको देंगे पहली वीडियो में, जो है आपकी ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ जी तक की। तो बद्रीनाथ हाईवे पिछले साल 2024 में सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब रहा बारिश के टाइम पे, जब मानसून चल रहा था। और आप सब जानते ही हैं जोशीमठ में भी 5 दिन तक ब्लॉक रहा। तो नंदप्रयाग में करीब 7-8 दिन के लिए हाईवे बंद रहा था, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत बड़ा एरिया गिर के नीचे आ गया था। तो ये आज देखने वाली बात होगी कि भैया इस साल कितना स्मूथ हुआ है और कितना इन लोगों ने काम किया है। तो वही हम आप लोगों को आज दिखाएंगे कि भैया ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ हाईवे की फिलहाल क्या स्थिति है करंट में। तो लक्ष्मण झूला चला गया पीछे और फिलहाल 3-4 किलोमीटर हम आगे निकल के आ गए और रूट स्मूथ नहीं है फिलहाल। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा 2024 में हमने बद्रीनाथ जी का कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था। केदारनाथ जी हमने 2 बार कवर किया और यमुनोत्री गंगोत्री हमने 1 बार कवर किया। तो इस साल बद्रीनाथ हाईवे सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो इसलिए सबसे पहले हमने शुरुआत की है बद्रीनाथ जी की। भैया क्या स्थिति है जोशीमठ तक की हाईवे की, फिर जोशीमठ से आगे की क्या स्थिति है। कुछ मेरे भाई कह रहे थे कि भैया आप ओली का भी ब्लॉग बना के दिखा दो, तो भैया यही रूट है। मैं कोशिश करूंगा आपको आज जोशीमठ से ओली दिखाने का, तो वो रूट आज आपको कवर करके दिखाऊंगा। तो 5:34 पे हम लक्ष्मण झूला से निकल गए थे। देखते हैं आज हमें कितना समय लगता है जोशीमठ तक पहुंचने में, फिर वहाँ से हनुमान चट्टी तक पहुंचने में। और अब रूट ठीक है, शुरू के 2-3 किलोमीटर थोड़ा सा डिस्टर्ब था। तो दोस्तों शिवपुरी तो हम पहुँच गए फिलहाल, और रूट ठीक है अभी तक शिवपुरी तक ना, मतलब कहीं कहीं थोड़े बहुत पैच वर्क है। अब ये यात्रा से पहले, जैसे कि आज 18 मार्च 2025 हो चुका है, तो यात्रा से पहले ये कितना इसको रिपेयर करते हैं ये तो आने वाला टाइम बताएगा, मगर ऐसी कंडीशन में नहीं है कि जाम लगे। तो शिवपुरी कर दिया हमने क्रॉस। अब शिवपुरी से 82 के बीच में रोड हमेशा बहुत बढ़िया रहता है। तो ये रूट जो है दोस्तों, ये आपका केदारनाथ जी भी जाता है, आपको पता ही है। जैसे जो नए मेरे भाई देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा रुद्रप्रयाग तक केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी का जो रूट है वो सेम रहता है, और रुद्रप्रयाग से ही दोनों रूट हमारे डाइवर्ट होते हैं। तो 82 हम अभी दोस्तों पहुंचने वाले हैं, थोड़ा सा ही समय लगेगा। और मगर आपको बताना चाहूँगा कि इतना स्मूथ और साफ रोड नहीं है जितना कि यात्रा के टाइम पे होता है। और ये रूट जो है ना आपका, ये श्रीनगर वाला, ये हमेशा स्मूथ रहता है। पैच वर्क वगैरह हो रखे हैं तो गाड़ी थोड़ी सी स्टेबल नहीं चल पा रही। बाकी कहीं भी ऐसा नहीं दिखा कहीं पहाड़ टूट के गिरा हुआ हो, सफाई ना करी गई हो, वो चीज़ अभी तक नहीं दिखी है। तो रोड तो क्लियर है सारा। तो 82 हम पहुंच गए। तो 82 तक रोड कंडीशन की अगर बात की जाए तो कंफर्टेबल नहीं है फिलहाल, एक गति मेंटेन अगर हम करें तो उस हिसाब से। तो ये वो जगह है जहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में पर्यटक रुकते हैं, चाय पानी नाश्ता खाना सब चीज़ की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। तो 82 तक मैंने जैसे आपको बताया कि तो रूट बिल्कुल क्लियर है 82 तक। तो 82 हमने कर दिया क्रॉस और दिन भी निकल चुका है हल्का हल्का। तो दिन हल्का हल्का निकल चुका है और कोडालिया हमने कर दिया क्रॉस। तो आज देखने वाली जो बात रहेगी, मतलब जो मेन पॉइंट हमें देखना है, एक तो हमें ये देखना है कि भैया जोशीमठ में जो रोड कटाव हुआ था वो कितना स्मूथ हुआ है लास्ट ईयर के मुकाबले। क्या 2 गाड़ी निकलने की जगह बनी है, वहाँ नहीं बनी है। और एक हमें देखना है जो नंदप्रयाग में बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था
उसको देखना है कि उस एरिया का इन्होंने क्या करा है फिलहाल। तो ये 2 जगह हैं जो आज मुख्य हैं, और इससे अंदाज़ा भी लग जाएगा कि 4 धाम यात्रा में बद्रीनाथ जी वाले रूट की भी स्थिति क्या रहेगी, कितना स्मूथ रहेगा, कितना वक्त लगेगा पहुँचने में। विश्व प्रसिद्ध तोता घाटी से हम गुजर रहे हैं। तो तोता घाटी से फिलहाल जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को हम गुजर रहे हैं, तो क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल साफ है तोता घाटी। दोस्तों मैं आपको मनचला मुसाफिर के बारे में बताना चाहूँगा। लास्ट ईयर जब केदारनाथ जी की यात्रा खुली थी तो हमने अपने करीबी रिश्तेदार को मनचला मुसाफिर के साथ केदारनाथ जी की यात्रा कराई। मैं आपको बताना चाहूँगा इनकी व्यवस्था बहुत अच्छी थी, और सबसे यूनिक बात ये थी कि इनके सभी स्टे लग्जरी थे। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात तो ये थी दोस्तों कि केदारनाथ मंदिर से मात्र 100 मीटर की दूरी पे इन्होंने हमारे रिश्तेदारों को होटल प्रोवाइड कराया था। होटल ज़रूर एवरेज था, पर उस समय आप सभी जानते हैं कि लोगों को कैंप भी नहीं मिल पा रहे थे जब इन्होंने ये होटल प्रोवाइड कराया। मैं कहना चाहूँगा इनकी सर्विसेज काफ़ी अच्छी होती हैं। आप भी चाहें तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप भी 2025 में 4 धाम, 2 धाम या खाली केदारनाथ जी की यात्रा करना चाहते हैं तो आप मनचला मुसाफिर के साथ अपनी यात्रा कर सकते हैं। अगर आप लोग हमारे दिए हुए कूपन का प्रयोग करेंगे जो है मट्टू 2025, तो आपको इनके साथ यात्रा करने पर कुछ डिस्काउंट मिलेगा। तो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनके कॉन्टैक्ट नंबर और पूरी डिटेल डाल दी है, इनका वेबसाइट का एड्रेस डाल दिया है। आप वहाँ से जाके इनसे संपर्क करके अपनी यात्रा इनके साथ कर सकते हैं। तो देवप्रयाग दोस्तों हम पहुंच गए, और ऋषिकेश से हमें 1 घंटा 14 मिनट लगे हैं। यहाँ होता है दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा का संगम, यहाँ से राइट पौड़ी गढ़वाल के लिए। तो देवप्रयाग में भी एक पुल का निर्माण चल रहा है, देखते हैं कि वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। तो अभी तो काम ही चल रहा है दोस्तों, इसमें मुझे लग रहा था इस साल तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, और हुआ नहीं है। और यहाँ पे लगता है यात्रा के टाइम पे थोड़ा सा जाम। तो फिलहाल देवप्रयाग हमने कर दिया क्रॉस। तो देवप्रयाग क्रॉस करते ही आपके पास आएगा ये देवप्रयाग श्रीनगर का 35 से 40 किलोमीटर का पैच। तो इस 35-40 किलोमीटर का पैच पे आप अपनी जर्नी को आगे थोड़ा जल्दी से कवर कर सकते हैं। अगर आप ऋषिकेश से देवप्रयाग तक थोड़ा स्लो आ गए तो आप इन 35-40 किलोमीटर पे अगर 50 से 55 की स्पीड भी मेंटेन करते हैं तो आप अपनी गति को मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे, और अपना समय बचा सकते हैं। तो ये कवरिंग पैच बोलता हूँ उसे मैं। अच्छा बना हुआ है, कोई टूटा वूटा भी नहीं है, और सीधा सीधा है, ज़्यादा घुमाव भी नहीं है इस पर ना।
कीर्ति नगर पहुंच गए दोस्तों हम, कीर्ति नगर। तो ऋषिकेश से चलने के बाद जो सबसे बड़ी सिटी पहली जो पड़ेगी वो पड़ेगी आपकी श्रीनगर, और हम हैं फिलहाल श्रीनगर में। आज नॉन स्टॉप आए हैं तो हमें 2 घंटे ही लगे हैं, मतलब 5 मिनट है, अभी 5-6 मिनट। 7:27 हो गए और 5:34 पे हम चले थे लक्ष्मण झूला से। खाने पीने से रिलेटेड भी हर चीज़ यहाँ अवेलेबल है। तो एक विकसित सिटी है ये पूरे रूट पे जो ऋषिकेश से हम चलते हैं। तो श्रीनगर हम फिलहाल पहुँच गए और बड़ी सिटी है, 3-4 किलोमीटर में फैली हुई है, तो इसे क्रॉस करते हैं। फिलहाल समय हो गया 7:28। तो श्रीनगर के बाद जो अगला पड़ाव आएगा दोस्तों वो है आपका रुद्रप्रयाग, और उसके बीच में यानी श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में आएगा आपका माँ धारी देवी का मंदिर। तो अभी आपने न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि रुद्रप्रयाग के पुल का काम चल रहा है, जिस वजह से रोड क्लोज है। तो रुद्रप्रयाग के पुल का काम नहीं चल रहा, वो रुद्रप्रयाग बाईपास के पुल का काम चल रहा है, जो रुद्रप्रयाग को बाईपास करता है रास्ता। हमें रुद्रप्रयाग सिटी के अंदर से आज जाना पड़ेगा। यहाँ से रूट आपको बढ़िया मिलेगा पूरा आप रुद्रप्रयाग तक। माँ धारी देवी मंदिर हम पहुँच गए। ऋषिकेश से अगर आप लक्ष्मण झूला क्रॉस कर जाओ तो वहाँ से 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। 2.5 घंटे आप मान के चलो। अगर आप बद्रीनाथ जी केदारनाथ जी की यात्रा पे आएँ तो यहाँ दर्शन जरूर करें। ये एंट्री गेट है यहाँ से। तो माँ धारी देवी मंदिर क्रॉस करते ही ये पॉइंट आएगा आपका ना। ये एक पॉइंट खराब है और एक पॉइंट और है, तो 2 पॉइंट खराब है आपका रुद्रप्रयाग तक। तो अब श्रीनगर से रुद्रप्रयाग के बीच में माँ धारी देवी के बाद ये सेकंड पॉइंट है जहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा सा स्लो रहता है। अब दूसरा पॉइंट ये है, पहले बताया था मैंने आपको, ये पुल जो लेफ्ट साइड में है ये टूट गया है, जिस वजह से इधर स्लैब नहीं डल पाया, वरना अब तक तो इधर से रूट हमारा शुरू हो गया होता ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक स्लो हो जाता है। तो अभी तक की अगर रूट की बात की जाए ना तो उतना स्मूथ नहीं रहा जितना 2024 में था। 2024 में हमने केदारनाथ जी तक का ब्लॉग बनाया था। तो रूट जो है ना अभी तक तो मैं ये कहूँगा कि उतना स्मूथ नहीं है जितना लास्ट ईयर था। और अभी यात्रा आपको पता ही है 30 अप्रैल से खुलने वाली है। अभी 1 महीने में कितना काम कर लेंगे तो भगवान जाने। तो मात्र 2 घंटा 35 मिनट में हम ऋषिकेश से आ गए रुद्रप्रयाग। और ये लेफ़्ट साइड में जो पुल है ना, ये बाईपास का है, यहाँ से हम लेफ़्ट साइड से जाते हैं जब हम केदारनाथ जी जाते हैं। इसको बंद कर रखा है फिलहाल क्योंकि यहाँ पे पुल का काम चल रहा है, जेवाड़ी पुल का काम चल रहा है कोई। तो हम जाएंगे अब सिटी के अंदर से। तो 2 घंटा 35 मिनट ही लगे हमें पहुँचने में, क्योंकि ट्रैफिक जीरो है, बिल्कुल ना के बराबर ट्रैफिक है। मॉर्निंग में निकले हुए हैं तो अच्छा खासा समय बच रहा है हमारा ना। तो बेशक हम इस समय रुद्रप्रयाग सिटी के अंदर से जा रहे हैं, मगर जब आप लोग यात्रा करेंगे तो रुद्रप्रयाग सिटी में एंट्री बंद हो जाती है उस टाइम पे ना। वो बात अलग है कि आप मॉर्निंग में निकलें तो आपको जाने दें। तो रुद्रप्रयाग कर दिया क्रॉस और बढ़ रहे हैं अब हम कर्णप्रयाग के लिए आगे। तो जो 2022, 23, 24 में चारों दावों में से सबसे अच्छी कंडीशन में जो हाईवे था वो आपका श्री बद्रीनाथ जी तक का था, जोशीमठ तक। अब देखने वाली बात है कि भैया अब कैसी कंडीशन में है फ़िलहाल, क्योंकि ये बीच में
कच्चे रोड तो आ रहे हैं, यहाँ पे मरम्मत की ज़रूरत भी है। रुद्रप्रयाग तक तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली इतनी बात है नहीं। मेन जो है वो रुद्रप्रयाग के बाद की बात है। तो रतूड़ा क्रॉस करने के बाद रोड कुछ ठीक है। रुद्रप्रयाग क्रॉस करते ही सबसे पहले आता है समेरपुर, जहाँ पे चल रहा है कर्णप्रयाग रेलवे टनल का काम, और उसके बाद आता है ये आपका रतूड़ा। रतूड़ा हमने कर दिया क्रॉस और रोड की कंडीशन अब ओके। तो 15 किलोमीटर दूरी और रह गई है अभी कर्णप्रयाग की, और रुद्रप्रयाग से लेकर यहाँ तक रोड इतना बढ़िया है ना, मतलब बहुत बढ़िया अच्छी कंडीशन में है रोड ना। अभी गोचर 5, कर्णप्रयाग 15 और गोपेश्वर 56 किलोमीटर है यहाँ से। और रोड की कंडीशन आप खुद देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है। गोचर से पहले भैया एक पॉइंट आया ये ज़बरदस्त, रोड पोर्ट सब गायब है। कटाई चल रही है रोड की दबा के, और नया रोड बनाने की तैयारी। यह है आपका गोचर से 3.5 किलोमीटर पहले। अच्छा रोड बना हुआ है, बहुत बढ़िया शानदार। रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग के बीच में जबरदस्त। गोचर से फिलहाल हम गुजर रहे हैं, अच्छी खासी बड़ी मार्केट है। गोचर के बाद भी रूट बढ़िया है, रोड अच्छी है। तो रुद्रप्रयाग से अभी तक तो बढ़िया रोड अच्छा मिला है हमें, और ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग के बीच में भी रोड ठीक ठाक था। उतना फास्ट और स्मूथ नहीं है जितना पहले था, बाकी रोड सही है। पहाड़ों में रोड ख़राब तब माना जाता है जब ऐसे पॉइंट आते हैं जहाँ पे एक बार में एक गाड़ी निकलती है। उन पॉइंट्स को कहा जाता है कि यहाँ रोड ख़राब है। खुलता है और ये लगा हुआ है यहाँ पे एक स्टॉप, पहला ब्रेक है ऋषिकेश से लेकर यहाँ तक। दोस्तों 25 मिनट हमें हो चुके हैं यहाँ पे टोटल। पंप पे हमने डीजल लिया था बगल में, 10 मिनट वहाँ, तब भी ये लाइन लगी हुई थी, और उसके बाद हम 16-17 मिनट से यहाँ पे लग गए। और सामने का ही ट्रैफिक चल रहा है, इधर से ट्रैफिक को नहीं चलाया जा रहा। तो गोचर के बाद और कर्णप्रयाग से पहले देखिए यहाँ पे ये पूरा पहाड़ टूट के आ रखा है नीचे, और उसको कटाई भी चल रही है, इसको क्लियर भी किया जा रहा है, जिससे कि यहाँ पे रास्ता चौड़ा हो सके और यात्रा सुचारू रूप से चल सके। तो कर्णप्रयाग हम पहुंचने वाले हैं, और एक इस वाले हिस्से को ही छोड़ दें अगर, तो रोड देखिए फर्स्ट क्लास बना हुआ है। और कर्णप्रयाग दोस्तों फिलहाल हम पहुंच गए, 45 मिनट डिले हो गए हैं हम अपने पूरे सफ़र में। तो लीजिए दोस्तों, कर्णप्रयाग भी हमने कर दिया क्रॉस। अब देखने वाली बात है कि भैया कर्णप्रयाग से चमोली के बीच में जो डैमेज हुए थे 2024 में, उनकी क्या परिस्थिति है फिलहाल। तो रूट तो फिलहाल कर्णप्रयाग क्रॉस करते फिर से ठीक हो गया है। हाँ अभी लग रहा है पिछले साल काफ़ी नुकसान हुआ है, और देखो चौड़ाई बढ़ाने के लिए कैसे ड्रिलिंग की जा रही है। तो उत्तराखंड के 4 धामों में लगातार काम चलता रहता है पूरे साल। कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ का काम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जाल बिछाया जा रहा है, देखो लगा दिया, बल्कि ये सब नई कटाव करके नए रास्ते बनाए गए हैं। तो ये जो छोटे मोटे काम है ना, जैसे यहाँ पे चल रहा था अभी, ये यात्रा से पहले कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो कर्णप्रयाग के बाद हम पहुंच गए लंगासू। तो लंगासू के बाद भी रोड बढ़िया है बिल्कुल ना। रोड तो मतलब कुल मिला के ना रुद्रप्रयाग से लेकर अभी तक अच्छा मिला है, और जो पॉइंट थे ना वो जो जाम वाले, उनको छोड़कर रोड बहुत बढ़िया मिला है।
ट्रैफिक भी स्मूथली सामने से आ रहा है, तो लग रहा है कि कोई जाम वाम तो आगे मिलने वाला है नहीं। अभी तक तो ठीक ठाक ही लग रहा है, बाकी देखते हैं भाई। तो लीजिए दोस्तों, नंद प्रयाग में आपका स्वागत है। तो हम पहुंच गए नंद प्रयाग, और अब देखते हैं कि भैया यहाँ कौन सा वो एरिया था जो 4 दिन के लिए जिसने रास्ता बंद किया था। तो गाड़ी की मैं बात करूँ तो हम 50 से 55 की स्पीड भी मेंटेन कर रहे हैं आराम से। 60 तक भी जा रही है गाड़ी, क्योंकि बद्रीनाथ जी का जो रूट है ना, ये रुद्रप्रयाग के बाद, ये काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो ये नंद प्रयाग तो हो गया हमारा क्रॉस। अब देखने वाली बात है कि कहाँ स्थिति ख़राब है। तो ये वो पॉइंट लग रहा है मुझे जो पिछले साल जिसने दिक्कत पैदा करी थी, तो यही लग रहा है मुझे तो दोस्तों। हाँ, यही पॉइंट है। तो पहले यहाँ पे ऐसी स्थिति नहीं थी। जो हम आखिरी बार 2023 में हमने पूरा ब्लॉक किया था बद्रीनाथ जी तक का, उसके बाद तो हम आज ही आ रहे हैं। तो ये वो पॉइंट है दोस्तों जिसने ब्लॉकेज कर दी थी 4 से 5 दिन इस पूरे हाईवे की। तो क्लियर किया जा रहा है रोड को, मुझे लग रहा है महीने भर में हो जाएगी क्लियर ये, अगर मौसम साथ दे तो। क्योंकि 1 महीना 10-12 दिन बचे हैं बद्रीनाथ जी की यात्रा ओपन होने के लिए। क्लियर हो रहा है अब नेक्स्ट जो रह गया है यहाँ के बाद, वो रह गया आपका जोशीमठ का। तो जोशीमठ का भी देखते हैं, बताते हैं आपको। यहाँ पर रोड जो थी ना, रोड कट के नीचे चली गई पूरी। देखिए आपने यहाँ से इन्होंने कटाव करके अब दोबारा से रोड को बनाया है। तो ये अगस्त के महीने में कटाव हुआ था। तो गोपेश्वर देखिए क्या कितना सुंदर लग रहा सामने। भैया चमोली के हम उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं अब, जिस पॉइंट से आप केदारनाथ जी के लिए लेफ्ट होके जा सकते हैं और केदारनाथ जी से लेफ्ट होकर आ भी सकते हैं वाया चोपता। लास्ट ईयर हमने ब्लॉग बनाया था और उसे चमोली में ख़त्म किया था, और फिर किसी वजह से हम आगे का ब्लॉग नहीं बना पाए थे। तो ये वो लेफ्ट का रास्ता था जिससे हम वाया चोपता होकर केदारनाथ जी जा सकते हैं। तो पिछले साल वाले ब्लॉग जो है उसका लिंक मैं आई बटन में ऊपर दे रहा हूँ, आप देख लेना। मैंने पूरा कवर किया था सोनप्रयाग से लेकर जहाँ चमोली तक का, और समय भी बताया था। अब यहाँ से आगे का समय मैं आज आपको बता ही दूंगा, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा इस रूट से कितना टाइम लगने वाला है। तो चमोली क्रॉस कर दिया, जोशीमठ रह गया यहाँ से 50 किलोमीटर, और टाइम हो गया 10:41। हाईवे देखिए आप क्या ज़बरदस्त है।
चारधाम यात्रा में आने में श्रद्धालुओं को नगर पालिका पीपल कोटी में हार्दिक स्वागत है। तो हम पीपल कोटी पहुंच गए फिलहाल। तो दोस्तों ये है पीपल कोटी। जोशीमठ से पहले एक यही ऐसी सिटी आएगी छोटी, जहाँ आपको होटलों की अच्छी खासी तादाद मिल जाएगी और रेट भी ठीक ठाक मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग ऋषिकेश से चलते हैं और आप सोचते हैं कि आज जोशीमठ रुकेंगे, तो मैं सजेस्ट ये करूँगा आपको, तो आप लोग रुकें पीपल कोटी में। अब पीपल कोटी से अगले दिन निकलें बद्रीनाथ जी के लिए। 77 किलोमीटर दूरी रहेगी मात्र बद्रीनाथ जी की। थोड़ा सा यहाँ पे मिला ही पीपल कोटी क्रॉस करते ही, और ये लैंडस्लाइड हुआ है इस साल यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रोड था। नीचे चल रहा काम रोड को जमाने का, जिससे कि ऊपरी रोड को चौड़ा किया जा सके कि 2 वाहन यहाँ पे आराम से निकल जाए। दोस्तों सामने बर्फ़ देखो आप कितनी भयंकर पड़ी हुई है। 2 दिन की बारिश में ही 1.5 फुट से ज़्यादा बर्फ़ है आपकी बद्रीनाथ जी में, और 3 फुट से ज़्यादा बर्फ़ है आपकी हेमकुंड साहिब पे। तो भैया ये वाला पॉइंट भी आया है एक जोशीमठ से पहले। तो हमने जितनी बार भी ना आपका बद्रीनाथ जी का ब्लॉग बनाया है, उसमें आज सबसे लेट पहुंच रहे हैं हम जोशीमठ। आज तक इतना लेट हम कभी नहीं पहुंचे। हमारा 1.25 घंटा करीब खड़े होने में ख़राब हो चुका है। 45 मिनट एक जगह, 15 मिनट एक जगह, 10 मिनट एक जगह। ये एरिया वही था जो ये एरिया पहले बहुत ज़्यादा कंजस्टेड था, एक बार में एक गाड़ी निकलती थी। अब इसको भी चौड़ा कर दिया उन्होंने, और अब वो वाला एरिया भी हमें जोशीमठ में देखने को मिलेगा जो इस साल 3 दिन तक बंद रहा था। तो पीपल कोटी के बाद थोड़ा सा रास्ता जो है ना ऐसा बना हुआ है कि अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो भैया यहाँ पे ना जाम लगेंगे लंबे लंबे। और देखिए टनल भी बंद है मेरे ख्याल से ना। हाँ अभी क्लियर कर दी है वैसे काफ़ी। ये टनल बंद हो गई थी क्योंकि इसमें मलबा आ गया था पूरा। इसके अगले वाली साइड में मलबा आ गया था, और उसका अगली वाली साइड टूट भी गई है। ऊपर से इतना मलबा आ गया दोस्तों कि इसका ना मुंह टूट गया पल्ली तरफ से। इस टनल का मुंह देखिए आप, पूरा मुंह उसका टूटा हुआ है, और ये ऊपर से मलबा आया था पूरा। तो काफ़ी नुकसान हुआ था इस साल ना 2024 में बद्रीनाथ हाईवे पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। हमारे हेमकुंड साहिब वाले यात्री भी फंसे रहे बेचारे, और हमारे बद्रीनाथ जी वाले भी फंसे रहे। और फिर एंड टाइम पे तो ये हालात हो गए कि जो बद्रीनाथ जी की यात्रा करने आए हुए थे लोग, वो पीपल कोटी से वापस लौट गए 4-4 दिन इंतजार करके। और जो फंसे हुए थे जोशीमठ की पल्ली तरफ, वो तो फंसे हुए थे ही। तो 4th नंबर का पॉइंट है आपका पीपल कोटी के बाद, और पीछे बोर्ड लग रहा है कि बादल फटने की वजह से मार्ग क्षतिग्रस्त है, कार्य प्रगति पर है। पॉइंट नंबर 5। भैया आसान नहीं है इस बार बद्रीनाथ जी आना। टाइम निकाल के आना पड़ेगा सबको। और रोड हो चुका है यहाँ से गायब। इसी के लिए वो बोर्ड लिखा आया था कार्य प्रगति पे, इसी के लिए लिखा आया था। हेलंग पहुँच गए दोस्तों हम, हेलंग। और इस बार की यात्रा इतनी आसान नहीं है, ये फिर से मैं बोल रहा हूँ। बहुत बुरा हाल है बद्रीनाथ हाईवे का जोशीमठ तक। तो पीपल कोटी से जोशीमठ के बीच में पहले ही रोड सकरा है, यानी चौड़ाई उसकी कम है, और कई जगह तो रोड ही साफ़ है। काम चल रहा है, ऐसा नहीं है कि एक भी पॉइंट ऐसा दिखाऊं जहाँ काम ना चल रहा हो, मगर पहाड़ों में टाइम लगता है, आप सब जानते ही हैं। तो थोड़ा सा समय लगने वाला है इस बार ना।
तो हेलंग से लेकर दोस्तों जोशीमठ तक ना आपको रोड की थोड़ी चौड़ाई कम हो जाएगी। अब 2023 में जब हम आए थे ना तो इसकी चौड़ाई बढ़ा रहे थे और दिख भी रहा है कि हाँ चौड़ाई इसकी बढ़ रही है। तो हमें लगभग हो गए हैं 6 घंटे 20 मिनट चले हुए। हम 5:34 पर चले थे और 12 बजने वाले दोस्तों। और उसका कारण ये है कि 1.25 घंटे तो हम इंतजार ही करते रहे कि भैया कब खुलेगा रास्ता। और ये तब हाल है जब ट्रैफिक नहीं है ना ही यात्रा चल रही, और जब ये सब बिल्कुल पीक पे होगा ना तब थोड़ा सा रश बढ़ेगा। बाकी एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप कोई भी गाड़ी से यहाँ पे बड़े आराम से आ सकते हैं। गाड़ी का कोई इशू नहीं रहेगा यहाँ पे ना। आप सेडान लेके आओ, अल्टो लेके आओ, नैनो लेके आओ, गाड़ी का कोई इशू नहीं है। तो इतनी ख़राब नहीं है रोड की कोई गाड़ी वाड़ी लग जाएगी नीचे या कुछ होगा। एक पॉइंट ये आ गया लो, 7वें नंबर का पॉइंट है। अब यहाँ पे डायरेक्ट लेफ्ट साइड की तरफ पुल काटा जा रहा है। अब पुल ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब देखो ये कब तक चलता है, इस साल तो मुझे मुश्किल लग रहा है। और यहाँ से इस पुल को जोड़ा जाएगा तब जाके अगले साल मान के चलो आपकी यात्रा सुचारू रूप से चल पाएगी। और हो सकता है इस साल भी चल जाए, क्योंकि अभी आधा पुल शिफ्ट हो चुका है, आधा रह गया। जब से वो लोहे वाला पुल बन रहा था ना जहाँ पे, वो गया है तब तक कुछ ठीक हुआ। देखो मैं आपको बता दूं, डीजल सिर्फ यहीं मिलता है जोशीमठ में। मैं क्लियर कर रहा हूँ, जोशीमठ में डीजल नहीं मिलता है। आपको जोशीमठ से 3-4 किलोमीटर पहले यहीं डीजल मिलेगा इंडियन ऑयल के पंप पे। और ये 4-5 किलोमीटर पहले पड़ता है मेरे ख्याल से जोशीमठ से, 3 या 4 किलोमीटर पहले। फिर जोशीमठ क्रॉस करके आपको मिलेगा गोविंद घाट में डीजल। तो इसलिए यहीं से फुल करा के चलें, कई बार गोविंद घाट में डीजल मिल नहीं पाता है। 2023 में इस रोड को चौड़ा करने का काम चल रहा था। जब गोलूर में आए थे उस समय दरारों वाला सीन चल रहा था जोशीमठ में ना, दरारें आ रही थी घरों में, तब हम आए थे। तो तब ये काम चल रहा था लास्ट के 6-7 किलोमीटर में। और अब बन गया है ना, तो इतना बढ़िया हो गया है, क्योंकि आर्मी वगैरह के जब ट्रक निकलते हैं ना यहाँ से, तो जगह नहीं बनती थी दूसरी गाड़ी की निकलने की। अब आराम से निकल पा रहे हैं। अब पहले एक गाड़ी के आने में दूसरी गाड़ी का निकलना मुश्किल हो जाता था। तो जोशीमठ का एक ना बाईपास भी बन रहा है। अब मुझे ना उसकी जानकारी नहीं है वो निकल कहाँ से रहा है, तो मैं पता करके उसकी डिटेल्स दूंगा आपको कि वो जा कहाँ से रहा है। पूरे जोशीमठ शहर को बाईपास करने के लिए उस बाईपास का निर्माण हो रहा है। तो लीजिए आ गया आई लव जोशीमठ। और ये देखिए सामने कितना ज़बरदस्त नज़ारा है। तो दोस्तों देखो ये रहा वो पॉइंट जो पिछले साल जोशीमठ जिसकी वजह से 4 दिन तक लोग ब्लॉक रहे थे। और ये वो पत्थर है, तो ये वो पॉइंट है इससे फ़िलहाल हम निकल रहे हैं। और पत्थर देखो कैसे खड़ा हुआ, डरावना हिमशिला की तरह खड़ा हुआ है। तो यहाँ से पूरा रोड चला गया था। तो ये नया रोड काटने में 4-5 दिन लग गए थे और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था हमारे भाइयों को, जो लोग यहाँ फंस गए थे। तो यही वो जगह थी, मेजर पॉइंट जो था मैं जिसकी बात करता आ रहा था वो यही था। और हम अब जोशीमठ में एंटर हो जाएंगे। और सामने का व्यू देखो आप कितना ज़बरदस्त है। तो भैया यहाँ से राइट हो जाएंगे हम औली के लिए, जो कि है यहाँ से 16 किलोमीटर। और हम जाएंगे सीधा बद्रीनाथ जी के लिए। तो मेरे कई भाई कहते हैं जी कि आप ना औली का भी एक ब्लॉग बना के दिखाओ, तो मैं कोशिश करता हूँ आज कि आपको औली भी बना के दिखाऊँ। तो जोशीमठ में हम पहुँच गए दोस्तों। और समय बताया था मैं आपको, हमें ठीक 6.5 घंटे लग गए यहाँ तक पहुँचने में। अगर मैं सवा से डेढ़ घंटा अपना वो ट्रैफिक जाम वाला जो आज तक हमें कभी नहीं मिला वो हटा दूँ, तो हम मात्र 5 घंटे में यहाँ पहुँचे हैं रनिंग पीरियड में। तो जोशीमठ में है। पहले ब्लॉग को हम जोशीमठ तक ही रखेंगे और अगला ब्लॉग भाग जो होगा उसमें हम आपका गोविंद घाट जहाँ पे हेमकुंड साहब की यात्रा शुरू होती है उसको भी कवर करेंगे कि वहाँ पे कितना नुकसान हुआ है। और दूसरा, हम जहाँ तक हमें जाने देंगे वहाँ तक हम गाड़ी लेके जाएंगे हमेशा की तरह। तो हनुमान चट्टी तक तो जाने देंगे, उससे आगे तो मैं कंफर्म कहता हूँ बिल्कुल नहीं आने देंगे, क्योंकि अभी हादसा हुआ है आपको पता है, 55 मजदूर दब गए थे और उनमें से 7 की डेथ हो गई, 5 से 7 की।
तो इस भाग में हमने आपको बता दिया कि पीपल कोटी से लेकर जोशीमठ के बीच में 7 से 8 जगह ऐसी हैं जहां अच्छा खासा ट्रैफिक जाम लगने वाला है इस साल। और उस ट्रैफिक जाम से फ़र्क ये पड़ेगा कि यात्रा रहेगी स्लो बद्रीनाथ जी की। और कर्णप्रयाग के बाद भी आपको पता है, कर्णप्रयाग से जस्ट पहले भी एक जगह ऐसी थी जहाँ पे जाम लगा हुआ था और लगेगा भी। बाकी सारा रूट ठीक है, थोड़ा आपका व्यासी तक उतना फास्ट नहीं है जितना पहले हुआ करता था। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये पहला भाग ऋषिकेश से श्री बद्रीनाथ जी तक का रूट का पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।